देश के सबसे पसंदीदा डिबेट शो देश की बहस में दीपक चौरसिया का अपने सभी दर्शकों और मेहमानों को प्यार भरा नमस्कार। हम जानते हैं बंगाल के चुनाव नतीजे आ चुके हैं। ममता ने वहां पर हैट्रिक लगाई है और बहुत ही शानदार हैट्रिक लगाई है, लेकिन उसके बाद जो राजनीतिक हिंसा का दौर शुरू हुआ वो दुर्भाग्यपूर्ण है। बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा ने आज कहा है कि ममता तो जीत गई लेकिन मानवता हार गई। बहस आज इसी मुद्दे पर होगी, क्या ममता चुनाव जीत गई हैं और बंगाल में मानवता हार गई है? क्यों वहां पर राजनीतिक हिंसा हो रही है? क्यों 4 दिन के अंदर 17 लोग मारे गए हैं? ममता की इस पर क्या सफाई है और राज्यपाल का इस पर क्या कहना था? क्या राज्यपाल ने संवैधानिक मर्यादाओं को ताक में रखा और क्या ममता का यह कहना ठीक है कि चूंकि कानून व्यवस्था चुनाव आयोग के हाथ में थी इसलिए वो कुछ नहीं कर पाए? इसीलिए सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि आप ही खुद बहस का विषय चुनते हैं और आज आपने बहस का विषय इसी के आसपास चुना है। आज बहस का विषय क्या है वो ग्राफिक्स के जरिए देख लेते हैं। आज बहस का विषय है बंगाल की हिंसा की रोकने की शपथ में कितना सच, क्योंकि आज ममता बनर्जी ने तीसरी बार शपथ ली है। इसीलिए हम ये सवाल पूछ रहे हैं बंगाल की हिंसा रोकने की शपथ में कितना सच। इसे 80% दर्शकों ने यानी आप लोगों ने वोट देकर देश की बहस का मुद्दा बनाना चाहा है। 4 दिन के अंदर 17 हत्याएं। बंगाल में राजनीतिक हिंसा का इतिहास वैसे तो बेहद पुराना है। पहले लेफ्ट के ऊपर ममता बनर्जी आरोप लगाया करती थी कि उनके कार्यकर्ताओं और उनको प्रताड़ित किया जाता है, पीटा जाता है, जान से मारा जाता है, घरों को जला दिया जाता है, पार्टी ऑफिस में काम नहीं करने दिया जाता। लेकिन जब से ममता बनर्जी सत्ता में आई है कमोबेश यही आरोप कांग्रेस पार्टी ने, लेफ्ट पार्टी ने और अब भारतीय जनता पार्टी उन पर लगा रही है। क्या बंगाल की राजनीतिक हिंसा की परंपरा को ममता बनर्जी ने भी अब स्वीकार कर लिया है? ममता ने आज राज्यपाल के सामने वादा किया कि अब कोई हिंसा नहीं करने दी जाएगी, लेकिन 4 दिन के अंदर 17 मौतों के बाद मामला बिगड़ गया है। मामला राष्ट्रीय परिदृश्य में आ गया है। खुद प्रधानमंत्री ने राज्यपाल को फोन किया है और आज गृह सचिव ने पश्चिम बंगाल के गृह सचिव को फोन करके इस बात की नाराजगी जताई है कि हमने जो आपसे पत्र लिखकर राजनीतिक हिंसा के बारे में पूछा था उसका जवाब आपने क्यों नहीं दिया? क्या ममता और केंद्र का एक बार फिर से टकराव होगा? क्या तीसरी टर्म में, क्योंकि तीसरी टर्म बहुत बड़ी टर्म होती है, 3 बार किसी मुख्यमंत्री का लगातार जीतना लोकतंत्र में अपने आप में एक बहुत बड़ी बात है। क्या ममता अपने को बदलेंगी? इसी पर बात होगी, लेकिन सबसे पहले देख लेते हैं आज कैसे उन्होंने शपथ ली और कैसे राज्यपाल ने कहा राजधर्म निभाए ममता। बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा 2 दिन के बंगाल दौरे पर हैं और मारे गए बीजेपी कार्यकर्ताओं के परिवार को सांत्वना दे रहे हैं। वहीं चुनाव बाद हिंसा का मुद्दा ममता बनर्जी के शपथ ग्रहण में छाया रहा। ममता बनर्जी ने तीसरी बार बंगाल की मुख्यमंत्री पद की शपथ ली। शपथ के बाद राज्यपाल जगदीप धनखड़ ने शुभकामनाएं दी और ममता को छोटी बहन कहकर संबोधित किया। राज्यपाल ने ममता को राजधर्म निभाने की नसीहत दी। I would also expect from the new government a new commitment, a new approach of cooperative federalism. तस्वीर एक बार फिर राज्यपाल बनाम मुख्यमंत्री के अंदाज में नजर आई। राज्यपाल की नसीहत पर ममता बनर्जी ने भी जवाब देने में देरी नहीं की और चुनाव बाद हुई हिंसा का सारा ठीकरा चुनाव आयोग पर फोड़ दिया, इस भरोसे के साथ कि हिंसा रोकने के लिए उनकी सरकार कड़ाई से निपटेगी। যে আমি সবাইকে সব রাজনৈতিক দলের কাছে আবেদন করব যে সবাই শান্তি বজায় রাখুন, শৃঙ্খলা বজায় রাখুন, সংহতি বজায় রাখুন। বাংলা কিন্তু কোনো অশান্তি পছন্দ করে না। बंगाल हिंसा पर केंद्र का रुख सख्त है तो बीजेपी का सीधा आरोप है कि टीएमसी के लोग बदला लेने के लिए बीजेपी नेताओं और कार्यकर्ताओं को निशाना बना रहे हैं। आज कोलकाता में जेपी नड्डा की अगुवाई में बीजेपी नेताओं ने धरना दिया तो भोपाल, लखनऊ, जम्मू समेत कई शहरों में बीजेपी नेताओं ने अलग अलग धरना दिया। जैसे जैसे नतीजे आए हैं वैसे वैसे यहाँ पर एक तरीके से राजनीतिक हिंसा का तांडव हमको देखने को मिला। 4 दिनों से जारी हिंसा में 17 लोगों की मौत हुई है। इन सब के बीच राष्ट्रीय महिला आयोग ने 2 महिलाओं को पीटे जाने के वीडियो का संज्ञान लिया और दोषियों को गिरफ्तार करने के लिए बंगाल के डीजीपी को पत्र लिखा है। पिछले कुछ दिनों से सोशल मीडिया पे बहुत तरह के वीडियोस आ रहे हैं जिसमें वेस्ट बंगाल में महिलाओं के ऊपर जो पीड़न हो रहा है उसके वीडियो सरफेस हुए और उन्हीं को देखते हुए राष्ट्रीय महिला आयोग ने
सुओ मोटो लिया, जिसमें मैंने डीजीपी को एक लेटर लिखा। हिंसा के बीच बंगाल से पलायन की तस्वीरें भी सामने आने लगी हैं। असम के मंत्री हेमंत बिस्वा शर्मा ने कहा है कि बंगाल से 300 से 400 कार्यकर्ताओं ने पलायन किया। ऐसे में देश की बहस में चर्चा है कि क्या हिंसा फैलाने वाले चेहरों से सख्ती से निपट पाएंगी ममता, और चुनाव बाद बंगाल क्यों है अशांत? तो सवाल ये है कि क्या ममता के शपथ लेने के बाद अब स्थितियां बदलेंगी? कल 11 लोगों की हत्याएं हुई थी, लेकिन आज होते होते, आज शाम होते होते जब मैं डिबेट कर रहा हूं, 17 लोगों की हत्याओं की बात सामने आई है। तस्वीरें आप लगातार देख रहे हैं कि किस तरह से वहां पर राजनीतिक हिंसा हो रही है। इसी पर हमारी बहस होगी, लेकिन आप जानते हैं देश की बहस में हम एक सवाल पूछते हैं, और आज का सवाल क्या है, ये सवाल हम आपके सामने रखते हैं। क्या ममता के शपथ लेने के बाद राजनीतिक हिंसा रुकेगी? आप इसका जवाब हाँ या नहीं में दे सकते हैं। आपको पता है जवाब कैसे देना है? आप हमारी वेबसाइट पर जा सकते हैं, आप हमारे मोबाइल ऐप को डाउनलोड कर सकते हैं, आप हमारे ट्विटर हैंडल @NewsNation TV पर जा सकते हैं, आप हमारे फेसबुक पेज पर जाकर भी वोट कर सकते हैं। कार्यक्रम के बारे में अगर आपकी कोई राय है, सुझाव है, या आप शो के अंदर शामिल होना चाहते हैं, तो आप 9711002266 पर व्हाट्सएप करें। सीधे अपने बड़े पैन को इंट्रोड्यूस करता हूं। मेरे साथ वरिष्ठ पत्रकार आशुतोष जुड़े हुए हैं, मेरे साथ भारतीय जनता पार्टी की राष्ट्रीय प्रवक्ता और जानी मानी वकील नुपुर शर्मा जी जुड़ी हुई हैं, मेरे साथ तृणमूल कांग्रेस से मानव जायसवाल जी जो कि पार्टी के राष्ट्रीय प्रवक्ता हैं, वो जुड़े हुए हैं। सबसे पहले नुपुर जी, मैं आपके पास आना चाहूंगा। ममता बनर्जी का तर्क था कि चुनाव आयोग के हाथ में कानून और व्यवस्था की स्थिति थी, इसलिए राजनीतिक हिंसा हुई। क्या आप उनके इस तर्क से सहमत हैं कि चूंकि कानून और व्यवस्था वाकई में क्या चुनाव आयोग के हाथ में थी, और क्या चुनाव आयोग के हाथ में कानून व्यवस्था थी इसलिए राजनीतिक हिंसा हुई? जी नहीं, बिल्कुल नहीं। जस्ट बिकॉज वहां पे मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट लगी हुई है, इसका मतलब ये थोड़ी ना है कि प्रशासन हाथ पे हाथ धर के बैठ जाएगा और हिंसा की घटनाएं होती रहेंगी और पुलिस और राज्य सरकार के परसों शाम को हट चुकी है नुपुर जी बॉडीज हैं। हाँ जी, आप बिल्कुल सही कह रहे हैं। परसों शाम को मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट असेंबली को जैसे ही नोटिफाई किया उसके बाद हट गया। मैं इतना कहना चाहूंगी, मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट लगी हो ना लगी हो, पुलिस का प्रशासन वहां रहता है। मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट का मतलब ये नहीं कि पुलिस अपनी जांच पड़ताल नहीं करेगी, हिंसाओं की घटनाओं को होने से रोकेगी नहीं, हाथ पे हाथ धर के बैठी रहेगी। क्या ये आपने कभी सुना है कि पुलिस तभी एक्शन लेगी जब उसको आदेश दिया जाएगा? क्या आपने सुना है कि कभी एक थाने में बैठा हुआ SHO या SI या एडिशनल SHO या फिर एक इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर, एक हेड कांस्टेबल या कांस्टेबल रैंक का सिपाही तभी एक्शन लेगा या तभी कोई कंप्लेंट दर्ज करेगा जब उसको मुख्यमंत्री बोलेंगी या उसको इलेक्शन कमीशन बोलेगा? आपने कभी सुना है? घटना होती है वहां पे सबसे पहले पुलिस का ये जिम्मेदारी बनती है कि वहां मौका वारदात पे वहां पे मौजूद रहे, वहां पे रपट लिखे, वहां पे हिंसा की घटनाओं होने से रोके। और यहाँ तो बलात्कार के और खून की हिंसा आ रही है। मैं आपको बता दूं तो जब से ये रिजल्ट आया है, चुनावी निर्णय आया है, 300 हिंसा की घटनाएं हैं जिसमें महिलाओं के साथ मारपिटाई, रेप, मर्डर और घर के तोड़ने की, कार्यालय तोड़ने की, ऐसी तमाम, और मर्डर एंड वायलेंट वॉलंटरी कॉजिंग हर्ट, ये सब के सब मामले आ चुके हैं IPC के अधीन। ये किस चीज के इंतजार में है? पहला सवाल ये है कि कितनी कंप्लेंट्स FIR में कन्वर्ट हो चुकी हैं, कितनी FIR दर्ज हो चुकी हैं। मैं आपको बता दूं तो 100 से अधिक हमारे कार्यकर्ताओं के घर और कार्यालय भारतीय जनता पार्टी के जिले के, मंडल के और शहरों के अंदर जो कार्यालय होते हैं उनमें तोड़ फोड़ की वारदातें सामने आ चुकी हैं। मुझे इतना बता दे कितनी FIR दर्ज हो चुके हैं, कितनी उनकी FIR नंबर्स सामने लाके दिखा दे। ठीक है, ठीक है, मैं यही सवाल मानव जायसवाल जी से लेता हूं। मानव जायसवाल जी, कल शाम को वो मुख्यमंत्री पदस्थ हो चुकी थी, यानी मुख्यमंत्री अपॉइंट हो चुकी थी। उसके बाद कहा गया था कि अब मैं मीटिंग ले रही हूं, कानून व्यवस्था के हालात सुधरेंगे। कल 11 लोगों की मौत का आंकड़ा था, आज 17 का हो गया। 6 लोग और मारे गए पिछले 24 घंटे में। क्या आप बता सकते हैं कितनी FIR दर्ज हुई इस पूरे मामले में अभी तक, और आपकी सरकार ने क्या क्या एक्शन लिया? सर, पहले तो सभी को मेरा नमस्कार है। नुपुर जी एक महिला है, उनको भी मेरा नमस्कार है, और पूरे देश को मैं बंगाल से संवेदना देता हूं। जिनके भी प्रयोजनों को जिन्होंने भी खोया है उनके प्रति हमारी संवेदनाएं हैं।
कोविड एक महामारी है और आज के डेट में पूरा हिंदुस्तान, पूरा विश्व जिस तरीके से कोविड से लड़ रहा है, हम भी परस्पर उसके पीछे काम कर रहे हैं। ये काफ़ी दुखद है सर, आज भी कोविड का हमारा आकलन कुछ सुखमय वातावरण को नहीं दर्शाता है। काफ़ी डेथ्स हो रही है। हमारे कुछ प्रियजन लखनऊ से भी फ़ोन कर रहे हैं, वहाँ एक भयावह स्थिति है। मैं आप लोगों से भी अनुरोध करूंगा कि आप लोग भी सुरक्षित रहें। दीपक जी, आज सर मैं राजनीतिक हिंसा की बात कर रहा हूँ, कल कोविड पे डिबेट करूंगा, मानव जायसवाल जी आपको बुला लूंगा बिल्कुल। नहीं, डिबेट नहीं कर रहा हूँ सर। मैं आप बताइए कि आपके राज्य में राजनीतिक हिंसा में 17 लोग क्यों मारे गए? लखनऊ से किसने आपको क्या फोन किया? दर्शक सुनना नहीं चाहता अभी, उसके लिए हम एक दिन और बैठ जाएंगे। नहीं सर, बैठने की बात नहीं है सर, ये संवेदनाएं है सर। मैं भावुक हो गया सर, सॉरी, मैं क्षमा चाहता हूँ सर। एक्चुअली सर हो क्या रहा है कि सर ये जो हमने काफी कुछ अभी पुलिसिंग से, उनके लिए भी भावुक होइए जिनकी जान गई है। एकदम सर, एकदम बिल्कुल भी सर। वो हमारे बंगाल के नागरिक हैं, उनका बहुत योगदान है बंगाल के उन्नयन के लिए, परस्पर योगदान उनका रहता। आज हम उनको खो चुके हैं, चाहे वो टीएमसी के क्यों ना हो, चाहे वो सीपीआईएम के क्यों ना हो, चाहे वो बीजेपी के क्यों ना हो। आज वर्तमान स्थिति में वो बंगाल के नागरिक हैं और ये बहुत दुखद है। जो भी हुआ है सर, पुलिस उसके ऊपर संज्ञान ले रही है। काफी जगहों में सर जनरल डायरी हुई है, नाम का जिक्र किया जा रहा है, पुलिस उसके ऊपर संज्ञान ले रही है। बहुत सारे कैमरास जो चलते हैं, जहाँ जहाँ सीसीटीवीज हैं, उनकी फुटेज निकाली जा रही है। पुलिस परस्पर काम कर रही है सर, लेकिन इसके ऊपर कुछ समय लगेगा। कुछ एक वीडियोस भी आ रहे हैं सर जो मैंने बहका देते हैं, बिकॉज कुछ एक फेक वीडियोस आते हैं सर। आज हमने सर एक आयशी घोष है जो सीपीआईएम की केडर भी हैं और वो एमएलए के लिए लड़ी भी थी, उनका एक स्टेटमेंट आया है सर, मैं आपको शायद रीड करके सुना देता हूं अगर आपकी आज्ञा हो। उन्होंने लिखा है ट्वीट में सर, कॉमरेड्स, अ लॉट ऑफ मिस इन्फॉर्मेशन, मैंने बहुत सारी भूल-भुलैया चीजें बताई जा रही है, इज आल्सो बीइंग सर्कुलेटेड बाय बीजेपी आरएसएस जस्ट टू डू कम्युनल पोलराइजेशन। बिफोर सर्कुलेटिंग एनी पिक्चर्स, इंफॉर्मेशन, काइंडली वेरीफाई, विच इज वेरी इंपॉर्टेंट सर। वेरीफाई करना है फेक न्यूज को। मैं जानता हूँ बीजेपी भी इसका संज्ञान लेगी कि फेक न्यूज को हमको परस्पर रोकना है। आपका दिल तो वाकई बदल गया, मतलब अपने आप को डिफेंड करने के लिए आपको लेफ्ट के नेताओं को कोट करना पड़ रहा है। अब मानव जायसवाल जी तीसरी टर्म में आते आते आपका दिल वाकई बदल गया है। आपको लेफ्ट के नेताओं को कोट करना पड़ रहा है अपनी बेगुनाही को साबित करने के लिए। गजब बात है मानव जायसवाल जी, आईसी को कोट कर रहे हैं। बता रहा हूँ सर, नहीं क्यों बता रहा हूँ सर, बता रहा हूँ सर। आपको पता है वोट परसेंटेज कितना है बीजेपी का अभी? इस इलेक्शन में बीजेपी का वोट परसेंट 2-2.5% कम हुआ है, लेकिन लेफ्ट का वोट परसेंट पूरा का पूरा बीजेपी के प्रति शिफ्ट हो गया है। और जो इलेक्शंस हुए हैं तो इसमें देखा जा रहा है कि जो कांग्रेस थे वो आज भगवाधारी विनाशक हो गए हैं। आज वो भगवाधारी विनाशक हो गए हैं, परिवर्तित हो गए हैं बीजेपी में जाके। और ये बीजेपी का अपना खुद का प्रॉब्लम हो गया है कि वो जो कॉमरेड, जो दो मुहा कॉमरेड निकल गए, जो जेन्युइन कॉमरेड थे, उन्होंने तो लड़ाई कर ली, उन्होंने लड़ रहे हैं, इलेक्शन में जा रहे हैं, बैलेट से इंसाफ मांग रहे हैं। और ये जो कॉमरेड है और बीजेपी 1 और बीजेपी 2 की जो लड़ाई है, इसमें इन लोगों का समीकरण बना नहीं। अब इनको गुस्सा है और सिर्फ वो संतरास की राजनीति करती थी कॉमरेड टीम। ठीक है, मैं 1 मिनट के लिए रुकूंगा। आपने इतनी सारी बात कर ली मानव जायसवाल जी, आपने सिर्फ ये बोला कि सिर्फ पुलिस डायरी में एंट्री हुई है, एक भी एफआईआर हुई है, इसका जिक्र आपने मानव जायसवाल जी नहीं किया। लेकिन नुपुर जी आपके पास आऊं उससे पहले सीधे आशुतोष के पास चलता हूं। आशुतोष जी, संज्ञान लिया जा रहा है, अच्छा, अरेस्ट करने के लिए राउंडिंग की जा रही है। सिर्फ 1 मिनट के लिए आशुतोष का एक छोटा सा कमेंट। आशुतोष, क्या वाकई कम्युनल पोलराइजेशन हो रहा है? और अगर कम्युनल पोलराइजेशन किया जा रहा है इस हिंसा के नाम पर, तो इसमें किसका फायदा है? अब तो चुनाव हो गए। दीपक, इसमें इस तरीके से कोई संदेह की बात नहीं है कि पूरे पश्चिम बंगाल में जिस तरीके से कम्युनल पोलराइजेशन किया गया, ये उसका नतीजा है। और ये बंगाल के लिए बहुत भारी पड़ने वाला आने वाले दिनों में। अब आप इसको कौन जिम्मेदार होता है, कौन जिम्मेदार नहीं होता, ये तो वक्त बताएगा। मेरा अपना मानना है कि ये जो हिंसा हुई है, ये उसी कम्युनल पोलराइजेशन का एक हिस्सा है। और इसमें सिर्फ भारतीय जनता पार्टी के लोग नहीं मरे हैं। मैंने आज इंडियन एक्सप्रेस को देखा है, इंडियन एक्सप्रेस के मुताबिक टीएमसी के 4 लोग भी मारे गए हैं, उनका भी संज्ञान लिया जाना चाहिए। मेरा अपना मानना यह है कि सुप्रीम कोर्ट के जज की अध्यक्षता में एक कमेटी बने, यह कमेटी 3 महीने के अंदर अपनी रिपोर्ट दे और यह तय करे कि कौन लोग इस हिंसा के लिए जिम्मेदार हैं। वो किसी भी पार्टी के लोग हों, अगर ब्यूरोक्रेट्स हैं, अगर पुलिस ने काम नहीं किया है तो उनके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई होनी चाहिए। इस देश के अंदर किसी भी इंसान की जान बहुत जरूरी है। और जो भी लोग भड़कावे की बात कर रहे हैं,
जो भी लोग हिंसा की बात कर रहे हैं, जो लोग फेक न्यूज बनाने की बात कर रहे हैं, उनके खिलाफ भी एफआईआर दर्ज होनी चाहिए और उनके खिलाफ भी कार्रवाई होनी चाहिए। बिल्कुल होनी चाहिए, बिल्कुल होनी चाहिए। जो फेक न्यूज बनाए उसके ऊपर कार्रवाई। लेकिन नुपुर शर्मा जी, मैं आपसे जानना चाहता हूं, आशुतोष ने जो बात कही उसी को आगे ले जाना चाहता हूं। आपके नेता क्यों कह रहे हैं कि भाई इससे तो विभाजन याद आ गया, डायरेक्ट एक्शन डे याद आ गया 1946 का, जब वहां पर हिंदू और मुस्लिम राइट्स हुए थे। आप इसको सांप्रदायिकता का टर्न क्यों दे रही है नुपुर शर्मा जी? क्योंकि जो चीज सामने आ रही है, जब आप इस पटल पे चुनाव जीतती है कि सारे मुसलमान एकजुट होके मेरी को वोट दे, टीएमसी को वोट दे, तो मैं पूछना चाहती हूँ, ये विभाजनकारी राजनीति नहीं हुई तो क्या होता है? क्या है हुआ? ये तुष्टीकरण की राजनीति नहीं हुई तो क्या चीज हुई है? कोलकाता उच्च न्यायालय में जजेस बैठे हैं, उनको हम सबसे कलेक्टिवली ज्यादा कानून पता है। ऐसे ही अपनी मन मर्जी में मजाक के लिए उन्होंने ममता दीदी की सरकार को 6 बार खींच के नहीं बोला था कि तुष्टीकरण और माइनॉरिटी अपीसमेंट की राजनीति करना बंद करें। चाहे वो यही मामला क्यों ना हो कि मुहर्रम के चलते हुए आपने दुर्गा देवी विसर्जन को बंद करा दिया था, जबकि उच्च न्यायालय ने कहा था ऐसा नहीं करना है आपको। तो कृपया करके कौन विभाजनकरण और कौन तुष्टीकरण की राजनीति करता है, ये जरा संज्ञान में लेने वाली बात है। दूसरी बात, अरे जायसवाल जी, आप तब भावुक नहीं हुए थे जब कोरोना वायरस के चलते हुए चुनाव आयोग कह रहा था कि बिल्कुल सेलिब्रेशन नहीं करना, जलसा नहीं निकालना, जश्न नहीं निकालना, लेकिन सड़कों पे होली भी खेली जा रही थी कोरोना वायरस प्रोटोकॉल को। नहीं मैडम, हम भावुक हो गए थे, लेकिन हम प्रधान प्रचारक जी के उस दुखमय वातावरण, जो दुखमय उससे काफी चिंतित हो गए। अब आप मेरा नाम सुन लीजिए, आपको पूरा वक्त दूंगा। मैं हमेशा अपने पैनलिस्ट को पूरा वक्त देता हूँ। उनको सहन शक्ति रखनी पड़ेगी, थोड़ी बहुत इनको सहन शक्ति रखनी पड़ेगी। एक कहावत है अंग्रेजी में, humble in defeat and humble in victory and gracious in defeat। ना तो आप humble humility ना दीदी humility humble मैडम, humility is the key word। humble वही चीज होती है, अंग्रेजी पढ़ के आइए, phrase humble in victory gracious in defeat। ना टीएमसी humble है, अरे दीपक जी आप इनको चुप कीजिए, ना टीएमसी humble है, ना इनकी दीदी नंदीग्राम हार के। मानो जी प्लीज, सच्चाई तो ये बात मानो जी प्लीज। मैं इतना जरूर कहना चाहूंगी आज की तारीख में जायसवाल जी को, अरे आपकी तो एमपी साहिबा महुआ मोइत्रा मान गई कि हम पागल है, हमारे हाथ में माचिस दे दी तो हमने भैया बस्तियों में तिल्ली लगा के आग लगा दी। वो भली भांति मान रही है कि टीएमसी इसके पीछे है और इस पूरी की पूरी जिस तरीके से आपने वहां हिंसा फैला रखी है उसके पीछे टीएमसी का हाथ है। तो या तो महुआ मैडम वो जो गलत बोल रहे हैं। और मैं फाइनली इतना कहना चाहूंगी, आज आयशा घोष का आपने वो वाला ट्वीट तो पढ़ा नहीं जिसमें वो ये बता रही है कि उनके कार्यालय पे आग लगा दी। अपनी मनमर्जी से यहाँ पे तथ्य सामने ना रखिए और ये भी ना झुटलाएं कि इतिहास गवाह है कि ये वामपंथ दल को तोड़ के ही टीएमसी बनी थी। कोई पेड़ पे से लटक के, कोई फल गिर के आपकी पार्टी नहीं बन गई थी। तो कृपया करके हिंसा की जो सच्चाई है, चाहे वो धूलागढ़ रहा है, इनको हिस्ट्री नहीं मालूम है। सॉरी मैडम, दीपा जी मैं उत्तर देना चाहता हूँ, ये गलत बोल रही है ममता दीदी। आप ममता दीदी के आपका सम्मान है, ये जितने नुपुर जी पूरा देश हंसेगा। नुपुर जी रुक जाइए, नुपुर जी मैं रिक्वेस्ट कर रहा हूँ, नुपुर जी आपका बहुत सम्मान है। ये जितने नरसंहार हुए हैं वो 10 साल नुपुर जी जब ममता दीदी हस्यास्पद हो जाएगा। नुपुर जी आप संरक्षण में हुए थे, ठीक है। आपकी ममता नुपुर मैं सीधे मानव जायसवाल से यही सवाल पूछता हूँ। मानव जायसवाल जी, मुझे बताइए, ममता जी ने यह भाषण दिया था कि मुसलमानों एकजुट हो जाओ, माइनॉरिटी एकजुट हो जाओ और एकजुट होकर तृणमूल कांग्रेस को वोट दो। इस उनके भाषण के लिए चुनाव आयोग ने उनको सेंसर करके उनका कैंपेन भी 24 घंटे के लिए रोका। अगर आप धर्म के आधार पर वोट मांगेंगे तो जीतने के बाद धर्म के आधार पर बैकलिस्ट तो होगा। तो फिर भारतीय जनता पार्टी को सांप्रदायिकता की बात आप क्यों बोल रहे हैं? सर अब सुन लीजिए, अब सुनने की क्षमता नुपुर जी में होनी चाहिए। और नुपुर जी मैं आपको अनुरोध करूंगा, जब भी आप नेशनल माने मीडिया में बैठे, दीपक जी का चैनल है, ये बहुत ही अद्भुत चैनल है, बहुत ही बड़ा चैनल है। वामपंथियों को तोड़ के ममता बनर्जी ने टीएमसी नहीं बनाई थी, कांग्रेस से निकल के ममता बनर्जी ने टीएमसी बनाई थी। ये इतिहास है। वामपंथियों का वोट आज के वर्तमान रूप में बीजेपी में जा रहा है। वामपंथियों के जो दिखावेबाज, धोखेबाज जो कॉमरेड थे वो लोग बीजेपी में जा चुके हैं। जस्ट अ रिक्वेस्ट, इट्स अ नेशनल चैनल, यू आर रिस्पेक्टेबल वुमेन एंड पीपल लिसन टू यू, बिकॉज़ बीइंग अ वुमेन अखबार में झूठ लिखा है, सीपीआई लीडर जॉइंस टीएमसी,
अखबारों में तो झूठ हिंदू अरे भैया, मैडम, आप मैडम, लोग मैडम, अखबार हैं। मैडम, CPM, leaders are not UPSC, voters. CPM, Leaders are not UPSC, voters, madam. अच्छा, तो कहाँ से आते हैं? अरे लीडर वोटर नहीं होते। ठीक है लीडर नुपुर जी, वोट let नहीं me करते। finish, it's okay, I understand, you have lot of time to pacify yourself, you will pacify, don't worry, अब मैं महुआ मोर्चा जी की उस टिप्पणी की बात करता हूँ, जो आपने माचिस की बात करी ना मैडम, जो आपने माचिस की बात करी, मैडम जो आपने माचिस की बात करी, वो यूपी को लेके बोला था संदर्भ को, वो गुजरात को संदर्भ में लेके बोला था, वो मध्य प्रदेश को लेके संदर्भ में बोला था। शमशान का तांडव हो रहा है, शमशान और कब्रिस्तान में तांडव हो रहा है, ये उसके लिए बोला था। माचिस दोगे पागल को तो जलेगा ही ना, वो तो जलाएगा ही। किसने माचिस की तिली दी एक पागल को, ये बोल रही है वो। और जहाँ तक मैडम वो बोल रही है, उनके पास कलेजा है, उनके पास कलेजा है। करके मानव मैंने पूरा वक्त दिया आपको, पूरा वक्त दिया। नुपुर जी प्लीज सुनिए बात, मानव की बात को सुनिए, मानव को कंक्लूड करने दीजिए। नुपुर जी प्लीज मानव को कंक्लूड करने दीजिए, उनका टर्न है। एक एफआईआर का नंबर मैडम एक एफआईआर का तो नंबर बताया नहीं, पूछिए इनसे, बात पे भटक रहे हैं, बता दीजिए एक डायरी नंबर बता हो गया भैया। गृह अरे हो गया, खुद मुख्यमंत्री हम है, तो क्या बोल ही रहे हैं कि भाई जो संतरास करने वाले थे शुभेंदु अधिकारी, वो अभी बीजेपी में है, उनका इतिहास है संतरास करना, ठीक है, तो प्रूव है। एफआईआर के नंबर ये सवाल मैं आपसे एक दर्शक से बात करने के तुरंत बाद पूछूंगा। मेरे साथ एक दर्शक जुड़ गए हैं, प्रवीण बत्रा गाजियाबाद से। मानव जी, नुपुर जी 1 मिनट के लिए रुक जाइए। दर्शक की बात जानना बेहद जरूरी है, देश की आम जनता क्या सोचती है ये जानना बीजेपी के लिए भी जरूरी है और तृणमूल के लिए भी। प्रवीण जी मुझे बताइए, बंगाल में जो राजनीतिक हिंसा हो रही है उसको आप कैसे देखते हैं, क्या मानते हैं, आपका टेक क्या है? दीपक जी नमस्कार। मेरा ये मानना है कि अगर इस तरह की हिंसा फैलती रही तो देश में गलत लोकतंत्र का संदेश जा रहा है। अब ये चीज पहले भी हुई, होने से पहले भी, उसके बाद में भी होती है, ये क्या सुनियोजित है? ये मैं वीडियो देख रहा था कि वो पहले से भाग रहे थे और पहले से जैसे ऐसे लग रहा था वो बोल भी यही रहे थे, करना था हमें, लूटना था हमें, लूटना था। समझ में ये नहीं आ रहा कि ये लोकतंत्र को कहाँ ले जाया जा रहा है। अगर किसी भी पार्टी का या किसी भी अगर दफ्तर में आग लग रही थी या हो रहा था, ममता जी को वहां पर जरूर जाना चाहिए था, ये संदेश देना चाहिए था कि हम हिंसा में विश्वास नहीं रखते, कम से कम आप मौके आए वारदात पे पहुंचिए तो सही। ठीक है, सुनील चोपड़ा जी के पास चलता हूं, लेफ्ट के बड़े नेता हैं। सुनील जी मुझे बताइए, ये लेफ्ट के लोग क्यों बोलने लगे? नुपुर जी आरोप लगा रही है कि लेफ्ट के नेता ये नारा लगा रहे हैं कि मां माटी मानुष जिंदाबाद, और मानव जायसवाल ये आरोप लगा रहे हैं कि लेफ्ट वाले बोल रहे हैं छोड़ो वाम, अब बोलो जय श्री राम। असलियत ये है कि इन सब में से लेफ्ट की पोजीशन सबसे बेहतर है जहां पर सांप्रदायिकता का सवाल उठता है। हम कभी ना एक सर घर लुट गया आपका, घर जल गया, उसके बाद बेहतर पोजीशन बता रहे हैं। और अरे घर को आग लग गई, घर के चिराग से, वो लेफ्ट की पोजीशन बेहतर बता रहे हैं आप। कितने नंबर आए आपके बताइए ना। हाँ, कितने विधायक जीते आपके बताइए ना, जहां पर आपने 34 साल राज किया। की सरकार आ रही है और सर मैं पश्चिम बंगाल पे बहस है आज, केरल पे नहीं। ये जो आप दिखा रहे हैं होने नहीं दिया, तो आप जरा ध्यान रखिए। सर लेफ्ट सबसे मजबूत, सर मैं पश्चिम बंगाल की बात कर रहा हूँ, वहां पर नारा लगा छोड़ो वाम बोलो जय श्री राम। बिल्कुल नहीं, हम लोगों ने कभी जय श्री राम नहीं कहा। मुझे याद है कि जब अडवाणी को गिरफ्तार किया था, मैं पटना में था, ये लोग आए थे मैं जा रहा था कलकत्ते, और ये लोग आए थे और बोले कि बोलो जय श्री राम। मैंने कहा बिल्कुल नहीं बोलेंगे, तुम्हारे कहने पे कुछ नहीं बोलेंगे, क्योंकि हम अपने उसूलों से जुड़े हुए हैं। वैसे भी नहीं बोलेंगे सर, आपके लिए तो धर्म अफीम है। बिल्कुल, मैं तो हूं और मैं कभी हाइड नहीं करता, मैं तो एथिस्ट हूं, कोई डर नहीं है मुझे। आप लोग भगवान के नाम पे इंसान को मारते हैं, हम इंसान को बचाते हैं, हमें कोई जरूरत नहीं है ढोंग और फरेब की। ठीक है, मैं सीधे चलता हूं आशु के पास। आशुतोष जी मैं आपसे जानना चाहता हूं, आशु मुझे ये बताइए कि क्या वाकई नुपुर जो आरोप लगा रही है, मानव जो आरोप लगा रहे हैं, इनके पीछे कोई तथ्य है? क्या वाकई
जो राजनीतिक हिंसा है उस मॉडल को ममता बनर्जी ने ठीक उसी तरह अडॉप्ट किया जिस तरह से लेफ्ट इसको 34 साल चलाते आया, और खुद ज्योति बसु ने फ्लोर ऑफ द हाउस माना कि हाँ राजनीतिक हिंसा का कल्चर पश्चिम बंगाल में है। दीपक, मुझे थोड़ा समय दीजिएगा। पहली बात तो यह कि इसमें कोई दो राय नहीं है कि बंगाल के अंदर राजनीतिक हिंसा है, इसमें कोई दो राय नहीं है। और इस हिंसा की शुरुआत सिद्धार्थ शंकर रे की जब कांग्रेस की सरकार की उस वक्त शुरू हुई थी। जो नक्सलवाड़ी के आंदोलन को और एक्सट्रीम लेफ्ट का आंदोलन था उसको क्रश करने के लिए सिद्धार्थ शंकर रे ने उस आंदोलन की शुरुआत की थी, और उस तरीके का कि जो हिंसा आज भी पश्चिम बंगाल के अंदर है, इसमें कोई दो राय नहीं। दूसरी बात, मैं नुपुर जी को पहले कांग्रेस पार्टी में थी, 1996 में कांग्रेस पार्टी उन्होंने अपनी तृणमूल कांग्रेस बनाई थी। उनका लेफ्ट से कोई लेना देना नहीं है, बल्कि लेफ्ट के लोगों ने उनकी जान लेने की कोशिश की थी और उनके ऊपर 1986-87 में जानलेवा हमला हुआ था। ज्वाइन नहीं करी टीएमसी। एक मिनट नुपुर जी, मैंने आपके बारे में बोला नहीं। आप ये कहना चाह रहे हैं कि लेफ्ट पार्टी ने कभी टीएमसी ज्वाइन नहीं करी? एक मुझे बोलने दीजिए, मैंने आपको तो डिस्टर्ब नहीं किया, मुझे बोलने दीजिए। आप जवाब दे दीजिएगा मेरी बात। तथ्य पे बात कीजिए। मैं तो तथ्य में बात कर रहा हूँ, आप अपनी हंसाई मत करिए। आप ये कह रहे हैं तो मैं मान लूं कि लेफ्ट कार्टर ने कभी टीएमसी। दीपक, अब आप ही जवाब दे दीजिए इनका। दीपक, इनका जवाब आप ही दे दीजिए। क्या तृणमूल कांग्रेस की नेता ममता बनर्जी लेफ्ट पार्टी? अच्छा नहीं, नुपुर जी प्लीज कंक्लूड कर लेने दीजिए उनको, अपना तर्क रख लेने दीजिए, उसके बाद आप ही के बात आऊंगा। टीएमसी ज्वाइन ही नहीं करी। नहीं, तीसरी बात हो गई, लेफ्ट कार्टर ने कभी टीएमसी ज्वाइन नहीं करी। वाह, देखिए नुपुर जी, आप जितना बोलेंगे आपकी कमजोरी हाईलाइट होगी। वो तृणमूल कांग्रेस जो है, वो लेफ्ट से नहीं टूट के बनी। कांग्रेस पार्टी कांग्रेस पार्टी में थी, वो कांग्रेस पार्टी में थी 1996। कांग्रेस पार्टी में थी। नहीं, मैंने ये नहीं कहा वो कांग्रेस पार्टी में नहीं थी। मैंने ये कहा कि कार्डर उनका लेफ्ट को भी उन्होंने ज्वाइन करवाया टीएमसी में। आप चलिए, आपको दुरुस्त का बहुत अच्छी बात। दीपक, इससे तो आप अपनी ताहिर हुसैन वाली कमजोरी दिखा रहे हैं। उन्होंने आपके तर्क को सुन लिया, अब आप उनकी बात सुन लिया। मैंने उनकी बात। अब तीसरी बात मैं कहना चाहता हूं कि भारतीय जनता पार्टी के जो नेता है दिलीप घोष, मैं उनके 4 बयान आपके सामने रख देता हूं। 28 अगस्त 2019 जान से मार देंगे, 7 सितंबर जूतों से मारेंगे टीएमसी के लोगों को। दिलीप घोष 8 नवंबर 2020 हाथ पैर तोड़ कर बैठा देंगे और शमशान घाट में पहुंचा देंगे टीएमसी के लोगों को। 28 दिसंबर इतना मारेंगे कि बैंडेज तक मिलाने के लिए टाइम नहीं मिलेगा। फिर वो कहते हैं पब्लिक प्रॉपर्टी अगर डैमेज किया तो कुत्तों की तरह गोली मारी जाती। अब ये कौन सी भाषा है? भारतीय जनता पार्टी चाल चरित्र चेहरे के लिए जानी जाती। भारतीय जनता पार्टी पश्चिम बंगाल को हिंसा मुक्त करना चाहती है, तो भारतीय जनता पार्टी के जो अध्यक्ष हैं दिलीप घोष को, उनकी भाषा भी संयमित होनी चाहिए। चुनाव आयोग ने उनके ऊपर बाकायदा रोक लगाया था कि आप प्रचार नहीं कर सकते। मैं इस बात को अच्छी तरीके से जानता हूं कि बंगाल के अंदर चाहे कांग्रेस पार्टी हो, चाहे तृणमूल कांग्रेस हो, चाहे सीपीआई हो, सीपीएम हो, इन सब लोगों ने हिंसा को बढ़ावा दिया है और उस हिंसा का नतीजा है कि आज वहां लोग मारे गए। लेकिन जो मारे गए हैं वो सिर्फ बीजेपी के लोग नहीं है, उसमें तृणमूल कांग्रेस के भी लोग हैं, उसमें लेफ्ट के भी लोग हैं, उसमें भारतीय जनता पार्टी के भी लोग हैं, उसमें आईएसएफ के भी लोग हैं। तो इसलिए मैंने कहा कि ये जो हिंसा हुई है इसके कारण क्या है, सुप्रीम कोर्ट के जज की नियुक्ति होनी चाहिए और उनके अंतर्गत एक इन्वेस्टिगेशन होना चाहिए और फिर पता चलना चाहिए कौन हिंसा के पीछे जिम्मेदार है। मुझे ठीक है, मानव से सवाल लूंगा, मैं सीधे नुपुर जी के पास चलता हूं। नुपुर जी, मुझे दिलीप घोष के उकसाने वाले बयान, उन्होंने लगातार ऐसे बयान दिए जो हिंसा को बढ़ावा देने वाले हैं, कैसे डिफेंड करेंगे उनको? उन्होंने तो यहाँ तक कह दिया, कैसे बंगाली है मुझे समझ नहीं आता कि दुर्गा माँ के बारे में कौन जानता है, आगे पीछे कोई कुछ नहीं जानता। जी नहीं, ये उनका मतलब नहीं था। आई एम सॉरी टू से, वो माँ है, वो देवी है और एक पुरुष से कंपैरिजन नहीं होना चाहिए, उनका मतलब ये था। अगर आपको भी आधी अधूरी बात करनी है आशुतोष जी जैसी, दिलीप घोष जी याद है, पर इनको ममता जी आप भी जानती है क्या मतलब था और दिलीप घोष के उस बयान का आपको कितना नुकसान हुआ है, शायद अंदाजा नहीं आपको। और ये आशुतोष जी नहीं बताएंगे कि जब 2 युवकों से ममता दीदी मुख्यमंत्री होने के बावजूद कहती है खा लो ढेर दूंगी, ये तो बिल्कुल हिंसक नहीं है। ये वो नहीं बताएंगे, मोदी को मैं नहीं मानती थप्पड़ मार दूंगी, ये आपको आशुतोष जी नहीं बताएंगे। आपको ये नहीं बताएंगे कि कंकड़ पत्थर भेजूंगी भर के,
आपको ये नहीं बताएंगे साला मोदी, आपको गाली देनी पड़ रही है, मुझे बहुत शर्मनाक बात है, लेकिन भाषा ऐसी है टीएमसी की। और आपको ये भी नहीं बताएंगे कि किस तरीके से स्क्रू ढीला है, स्क्रू गिर गया। और मैं तो ऐसे बयान है जिनके बारे में मैं बोल भी नहीं सकती अपनी जबानी, जिसमें गंदी गंदी गालियां हैं, और इनके बारे में बखूबी वीडियोस भी निकले हैं, वो आशुतोष जी आपको नहीं बताएंगे, क्योंकि इनकी नैरेटिव को सूट नहीं करता। अब इनका नैरेटिव ये है कि टीवी पे बोलो कि हिंसा हो रही है, टीएमसी के भी मर रहे हैं, लेकिन दिलीप घोष जी के बयान देखो। अरे सारी चीजों को जोड़ लो, ममता दीदी के बयानों को आप डिस्काउंट नहीं कर सकते। अरे मुख्यमंत्री तो वही थी, और ना ये चीज डिस्काउंट कर सकते हो कि लॉ एंड ऑर्डर आखिरकार रिस्पॉन्सिबिलिटी, जिम्मेदारी किसकी है? किसी भी राजनीतिक दल का कोई भी मरा हो, जवाबदेही कौन देगा इस बारे में? आशुतोष जी आप देंगे, मैं दूंगी, कोई और देगा? और रही सर्वोच्च न्यायालय की बात, तो इंडियन कलेक्टिव और हमारे राष्ट्रीय प्रवक्ता गौरव भाटिया जी दोनों ने पिटीशन फाइल कर दी है कि किस तरीके से सीबीआई की जांच होनी चाहिए, बकायदा सर्वोच्च न्यायालय में। आप सोचते रह गए, वहां पिटीशन फाइल हो गई। कृपया करके अगली बार से आप कुछ भी बोले ना, अपनी टिप्पणी रखें तो आप डिस्काउंटेड वर्जन मत दिया कीजिए। सिलेक्टिव नैरेटिव बिल्डिंग सबको सूट करती है, लेकिन दीदी कहती क्या करती क्या है? और दीपक मैं जवाब दे दूं उनका। गांगुली, चाहे शोभा मजुमदार हो, चाहे हमारी रूपा गांगुली, बिल्कुल मैं आ रहा हूं आपके पास, मेरा भी एक सप्लीमेंट्री है। थप्पड़ पड़ गए हो, चाहे रूपा गांगुली जी को म्युनिसिपल चुनाव के बीच में थप्पड़ पड़ गए हो टीएमसी के गुंडों द्वारा, चाहे लॉकेट चैटर्जी जी की साड़ी फाड़ दी गई हो, ये आप क्यों भूल जाते हैं? शोभा मजुमदार जी की मौत किस तरीके से बेरहमी से हुई है, ये आप क्यों भूल जाते हैं? और महुआ मोहिता जी के बारे में मैंने बयान बता दिया, उसके बारे में आपने कुछ नहीं किया। हमने पकड़ाई, हमने बस्ती में आग लगाई। ठीक है, ठीक है आशुतोष जी, मुझे इस बात का जवाब दीजिए। आपने दिलीप घोष का जिक्र किया और कहा कि चुनाव आयोग ने सेंसर करके उनके कैंपेन को भी रोका, पर ममता बनर्जी के कैंपेन को भी उन्होंने रोका था इस बात पर, क्योंकि उन्होंने कहा था मुसलमान एकजुट होकर तृणमूल कांग्रेस को वोट करो। तो ये भी तो भड़काऊ है, ये एक्शन भड़काऊ नहीं है क्या? जब धर्म के आधार पर वोट मांगे जाए, वो भी इस खुले तरीके से। दीपक जी, जब मैं अपनी बात कह रहा था, मैंने सबसे पहले कहा कि पश्चिम बंगाल के अंदर जो हिंसा की राजनीति की शुरुआत कांग्रेस के जमाने में सिद्धार्थ शंकर रे के समय से हुई। मैंने लेफ्ट को भी उसके लिए जिम्मेदार ठहराया, मैंने टीएमसी को भी जिम्मेदार ठहराया, और अब बीजेपी के भी मैं कह रहा हूं। बीजेपी जो चाल चरित्र चेहरे की बात करती है, वो भी उसी भाषा का इस्तेमाल कर रही थी, वो भाषा का इस्तेमाल तृणमूल कांग्रेस के नेता करते हैं, भारतीय जनता पार्टी को उस भाषा का इस्तेमाल नहीं करना चाहिए था। दूसरी बात, मैं एक चीज पूछना चाहता हूं जो बहुत अच्छी बात है, दीपक शायद आप बेहतर तरीके से समझते हैं। अगर ममता बनर्जी पश्चिम बंगाल की कानून व्यवस्था के लिए जिम्मेदार थी, तो देश के प्रधानमंत्री को ममता बनर्जी यानी चीफ मिनिस्टर को फोन करके कहना चाहिए आप कानून व्यवस्था को फौरन दुरुस्त करिए। वो राज्यपाल को क्यों फोन कर रहे थे? इसके दो चीज हो सकते हैं, या तो वो मानते हैं कानून व्यवस्था के लिए ममता बनर्जी जिम्मेदार नहीं है, राज्यपाल जिम्मेदार है। दूसरी बात, या तो ममता बनर्जी और मोदी के बीच में ऐसा इस तरीके का रिश्ता है कि वो एक दूसरे से फोन पर बात नहीं कर सकते। समझता ना दीपक जी, वही ऐसी बात करता है। अनुपुर जी, आपको ये तो पता नहीं कि ममता बनर्जी लेफ्ट में थी या कांग्रेस पार्टी में थी? राज्यपाल केंद्र का प्रतिनिधि होता है भाई, प्रधानमंत्री जी से बात करेंगे। दीपक एक मिनट, अब मुझे तो बोलने नहीं दे रही है। सुन लीजिए ना, उनकी बात तो सुन लीजिए, उसके बाद बोल दीजिएगा। आप बोल दीजिएगा, उनकी बात सुन लीजिए। मानव जी भी बहुत देर से हाथ उठा रहे। आशु प्लीज कंप्लीट करिए। दीपक, मेरे कहने का मतलब ये है, देखिए दीपक, मेरे कहने का मतलब ये है कि जिन भारतीय जनता पार्टी के जिस प्रवक्ता को यही नहीं पता कि तृणमूल कांग्रेस की नेता ममता बनर्जी कांग्रेस पार्टी में थी या लेफ्ट पार्टी में थी, तो उनसे क्या डिबेट की जाए और क्या उनसे बात की जाए? तो मैं ये कहना चाहता हूं कि अगर ममता बनर्जी और अरे आपको यही नहीं पता कि ममता बनर्जी कांग्रेस पार्टी में थी या बंद में थी? आप बहस कर रही है, ये नहीं पता कि आपको यही नहीं पता, आतंकवादी आप बिना प्रिपरेशन के आ गई है बातचीत करने के। आपको यही नहीं पता जो तृणमूल ममता बनर्जी कांग्रेस पार्टी में थी या सीपीएम में थी? आपसे क्या बहस की जाए? पूर्ण रूप से राज्य सरकार के अधीन आने वाला सब्जेक्ट है, यह आपको नहीं पता। कानूनी व्यवस्था एक पूर्ण राज्य में मैं आपके ज्ञान को मैं सलाम करता हूँ। चलिए अब आप ये बता दीजिए मुझे आशुतोष जी, आपके ज्ञान को मैं सलाम करता हूँ नुपुर जी। नहीं आपके ज्ञान को मैं सलाम भी नहीं कर सकती। नहीं मैं आपके ज्ञान को सलाम करता हूँ। आपको यही नहीं पता ममता बनर्जी कांग्रेस पार्टी में थी या सीपीएम में थी? टीवी
पे क्या कर रहे हैं? आपको यही नहीं पता। ताहिर हुसैन आतंकवादी, ताहिर हुसैन दंगाई की आप पैरवी करके टीवी पे कर क्या रहे हैं? मैं आपको भी सलाम करती हूं। आप थोड़ा सा दंगाइयों का साथ अध्ययन देके करके टीवी आया पे करिए, बड़बोलापन सिर्फ आप कर सकते हैं। थोड़ा सा पढ़ लिख के आया करिए, दंगाइयों ये का पता साथ कर लीजिए। देके आप डिबेट कर रहे हैं, आपको यही नहीं पता ममता बनर्जी लेफ्ट फ्रंट में है या कांग्रेस पार्टी में थी। उनका साथ देके केवल आप टीवी पे आके आप अपना ज्ञान बांट सकते हैं। केवल आप में इतनी हिम्मत और हंस भी सकते हैं। ये हास्यास्पद दिल्ली में मर है, गए। ये बिल्कुल केवल आप हास्यास्पद हंस है, सकते हैं। ये बिल्कुल नहीं, आप लोग में- मजाक आप- उड़ा रहे आप होंगे में आपका। बहुत हिम्मत है। ये बिल्कुल हास्यास्पद ताहिर है, हुसैन के लिए प्रचार करके टीवी पे आके बड़बोलापन करना। बिल्कुल हास्यास्पद है, ये हास्यास्पद है, आप में बहुत ये हिम्मत है। बिल्कुल हास्यास्पद है। कहीं ना कहीं आपके ठीक है, मैं आप दोनों को रोकता हूँ। बहुत वन बैटिंग हो गई दोनों की, बहुत वन बैटिंग हो गई। मुझे एक दर्शक के पास जाना है, जयपुर प्रीति शर्मा। मेरे ख्याल से इस तरह का आर्गुमेंट अनएंडिंग है। आप दोनों का वक्त खत्म हो रहा है मेरे चैनल पर। अच्छा, एक बार फिर आशुतोष और नुपुर जी, में एक बार फिर आप दोनों को आमने सामने रखूंगा और अकेले आशुतोष रहेंगे, अकेले नुपुर रहेंगे। आप दोनों भिड़ लीजिएगा। लेकिन अभी मैं जयपुर चलूंगा प्रीति शर्मा के पास। मेरी एक दर्शक जुड़ गई है। प्रीति, क्या कहेंगे बंगाल की हिंसा के बारे में? नमस्कार। मैं ये कहना चाहती हूँ, देखिए सबसे पहली बात तो ये कि एक बहुत ही विचित्र घटना हुई है और हृदय विदारकता की सारी अति इसने पार की है इस घटना ने। और जहां हम देखते हैं कि एक लोकतंत्र की शुरुआत, चुनाव के बिल्कुल बाद में लोकतंत्र की स्थापना करने का जो कार्यक्रम था, और उसके बावजूद आप देख रहे हैं कि उस राज्य के अंदर हिंसात्मक कार्यवाहियां बार बार हो रही हैं और लगातार हो रही हैं। तो ये एक बहुत ही एक प्रश्न चिन्ह खड़ा करता है कि उस राज्य के अंदर कानून व्यवस्था अगले 5 साल क्या होगी। तो आप ये नहीं कह सकते अब इस स्थिति में कि जो सरकार 3 बार लगातार चुनी गई है और अब अगले आने वाले 5 साल में क्या स्थिति होगी। तो ऐसी स्थिति जो कि और ऐसे कोरोना की जो परिस्थितियां चल रही है, जिसके अंदर मृत्यु और जीवन के साथ व्यक्ति लड़ रहा है, वहां इन हिंसाओं के साथ भी उसे लड़ना पड़ रहा है। जबकि ये 2 प्रत्याशियों के बीच का एक संघर्ष था और उस संघर्ष को एक साधारण और सहज रूप से स्वीकार करने की बजाय और आप इस कोरोना की परिस्थितियों के अंदर अपना मतलब एक ऐसी स्थितियां आप पैदा कर रहे हैं जिसके अंदर आप अपनी जीत की खुशी मना रहे हैं या अपनी हार का जो देख रहे हैं मंजर। ऐसे में हम बिल्कुल नहीं ये सोच सकते कि ये कौन सी स्थितियां पैदा करना चाह रही है अगला ये है एडमिनिस्ट्रेशन, और इसमें कैसे जनता विश्वास तो आप करेगी कह रहे हैं कि अपने आगे एडमिनिस्ट्रेशन कानून पे अगले व्यवस्था 5 की साल। स्थिति क्या होगी, इस पर हम जाएंगे। प्रीति जी, बिल्कुल हम जाएंगे। रुक जाइए, पॉज लीजिए। बोलते बोलते पॉज लेना चाहिए, नहीं तो शब्द जो है गड़बड़ा जाते हैं। प्रीति जी, सीधे मैं चलता हूं यहाँ से। पीके अग्रवाल जी मेरे साथ जुड़ गए हैं, जो कि फॉर्मर एडिशनल चीफ सेक्रेटरी है वेस्ट बंगाल के। इसके अलावा प्रेम शुक्ला जी, भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय प्रवक्ता, मेरे साथ जुड़ गए हैं। सीधे मैं अग्रवाल जी के पास चलूंगा। अग्रवाल जी, मुझे बताइए, ममता बनर्जी का ये तर्क था सुबह तक कि भाई अभी तक तो चुनाव आयोग का शासन था, मेरे हाथ में कुछ था नहीं। क्या कार्यवाहक मुख्यमंत्री के हाथ में कानून और व्यवस्था संभालना नहीं होता? शांतनु गुप्ता जी भी जुड़ गए। नहीं, वो ज़रूर होता है, लेकिन वो इतने व्यस्त रहते हैं इलेक्शन में, और वो अगर वो कोई इंस्ट्रक्शन देती हैं तो ज़रूर प्रशासन सुनेगा, चीफ सेक्रेटरी और डीजीपी सुनेंगे। यद्यपि डीजीपी इलेक्शन कमीशन ने खुद नॉमिनेट कर दिए थे, क्योंकि कुछ भी कारण हो सकते हैं, लेकिन जो कार्यवाहक मुख्यमंत्री है उनका दायित्व है और दायित्व निभाना चाहिए। लेकिन इसके बाद, जब चुनाव के बाद जब एक बार मुख्यमंत्री शपथ लेती हैं तो इसके बाद तो उनका पूरा दायित्व है, क्योंकि गवर्नर को एड एंड एडवाइस करेंगे मुख्यमंत्री। इसका अर्थ है कि जो आर्टिकल 163 है संविधान का, एक पूरा लॉ एंड ऑर्डर स्टेट सब्जेक्ट है और मुख्यमंत्री की जिम्मेदारी है। अगर राज्य में हिंसा होती है तो उनको इसकी जिम्मेदारी लेना चाहिए, और जीत के बाद तो किसी भी व्यक्ति को या दल को विनम्र होना चाहिए, और आक्रामक यदि उनका दल होता है तो उनको बंद करना चाहिए। मैं सोचता हूँ ममता जी अगर एक घोषणा करें तो उनकी एक घोषणा पर ही ये बंगाल में ये बंद हो जाएगा, हिंसा है। लेकिन प्रशासन का भी दायित्व है, ऐसा नहीं है प्रशासन मूक दर्शक रह सकता है। मुख्यमंत्री रहें या नहीं रहें, भारत प्रशासन से चलता है, और भारत में के संविधान में जो व्यवस्था है वो प्रशासन कंटिन्यूअस है, पार्टी आए या जाए। तो हमारे जो प्रशासन है, पुलिस है,
उनको भी पक्षपात रहित होकर इस हिंसा को बंद करना चाहिए, क्योंकि आजकल तो वीडियोग्राफी भी होने लगी है। पहले तो ये था कि जो पार्टी शासन में है वो सब समय क्वेश्चन करती थी अफसरों को, भाई हमारा आदमी इसमें इन्वॉल्व नहीं था। आजकल तो वीडियो पे दिखाकर कोई क्वेश्चन ही नहीं कर सकता। इसके अतिरिक्त वो केस कोर्ट में जाएंगे और कोर्ट में भी एक गवाही दी जाएगी, एक प्रमाण रखे जाएंगे। तो एक कोर्ट प्रशासन सब मिलकर इतना इंडिपेंडेंट है देश में कि एक केवल मुख्यमंत्री किसी दल के मुख्यमंत्री पे ही निर्भर नहीं करता है। तो मैं सोचता हूँ कि सभी अंगों को, कार्यपालिका न्यायपालिका को एक साथ मिलकर ऐसा करना चाहिए कि बंगाल में फिर से नॉर्मलसी हो। और जो बंगाल का खराब इतिहास है, देखिए मैं वहाँ पे एडिशनल चीफ सेक्रेटरी रहा, मैं इतने साल तक रहा वहाँ, तो वहाँ पोल के बाद हिंसा होती ही है और हम लोग मानकर चलते थे कि इस हिंसा को कैसे दबाया जाए। और वहाँ पर जो राजनीतिक दल हैं वो इतने सक्रिय हैं, इतने प्रॉम्प्ट हैं कि पुलिस के जाने के पहले ही हिंसा कर देते हैं, पहले से सोच के रखते हैं। लेकिन इसके बाद पुलिस की जो कार्रवाई है बड़ी स्ट्रॉन्ग होना चाहिए, जिससे कि दूसरी कार्रवाई, दूसरी हिंसा ना भड़के। अभी हिंसा बहुत हो चुकी है और इस पर विशेषता जब मुख्यमंत्री जी तीसरी बार मुख्यमंत्री होंगे तो वो तो मानव जायसवाल जी टीएमसी के प्रवक्ता है। मानव जी, समय का हिंसा होता है बहुत ही। आप ये कह रहे हैं कि फेक न्यूज है, आप ये कह रहे हैं कि हम कार्रवाई करेंगे, हमने डायरी एंट्री कर ली है। पूरे देश ने तस्वीरें देख ली आग कहां कहां लगी, पूरे देश ने तस्वीरें देख ली किन किन को चोटी पकड़कर मारा गया, पूरे देश ने तस्वीरें देख ली किस तरह से एक फेसबुक वीडियो देख लिया, एक शख्स के जान लेने आए टीएमसी के कार्यकर्ता, उसके घर जब जान लाने आए वो फेसबुक वीडियो भी लोगों ने लाइव देख लिया, उसके बाद भी एक भी एफआईआर नहीं। क्या ये शर्मनाक नहीं है? और अग्रवाल साहब ने बताया कि कानून और व्यवस्था तो कंटिन्यूअस होती है। अच्छी बात है सर, मैं अग्रवाल जी को नमन करता हूं, बहुत अच्छे तरीके से उन्होंने बताया कि कानून व्यवस्था जो है वो स्टेट का सब्जेक्ट है। लेकिन ये हमारे प्रधानमंत्री जी को पता नहीं है, उनको लगता है कि गवर्नर साहब ही शायद सीएम है, क्या कि वो तो उसी रोल में दिख रहे हैं कि वो बीजेपी के सीएम है। वो बीजेपी वो प्रांत के गार्जियन नहीं है, गवर्नर सर गार्जियन होते हैं। उनको गार्जियन का कार्य का निर्वाह करना चाहिए, उनको दिशा दिखानी चाहिए, उनको लोगों से समन्वय बनाना चाहिए, उनको परस्पर समन्वय का तालमेल इकट्ठा करना है। लेकिन वो ये नहीं करते हैं। वो क्या करते हैं, बीजेपी को जो स्पोक्स पर्सन चाहिए वो हमारे गवर्नर साहब के रूप में उनको मिल गया। अब प्रधानमंत्री जी को चिंता हुई बंगाल की, उनको याद, अरे बंगाल में तो मेरा एक ही आदमी है जो बात कर सकता है। क्यों? क्योंकि बाकी सब तो चुप हो गए। दिलीप घोष, जिनको माता दुर्गा का संज्ञान लेना पड़ रहा है। अरे ममता दीदी बात करती है क्या पीएम से? मुझे बताइए कितनी कोरोना की मीटिंग में गई वो? अरे सुनिए सर, सुनिए, जो मुख्यमंत्री प्रधानमंत्री को सार्वजनिक तौर पर शब्द कहे, क्या आप उम्मीद करते हैं कि प्रधानमंत्री पलटकर उनसे एक ऐसे मुद्दे पर बात करेंगे जो पॉलिटिकली ठीक नहीं है? अरे सुन लीजिए सर, सुन लीजिए, हमारे जो प्रधानमंत्री जी हैं उनको अद्भुत तरीके से प्रचार तंत्र का ज्ञान है, वो मार्केटिंग एक्सपर्ट है। उनको 8 बजे, 9 बजे, 12 बजे, 5 तारीख पे तारीख दिखती है, लॉकडाउन कराना है, दरबार सजाना है, जैसे अकबर बिरबल का दरबार होता था ना नवरत्न का, उनको सीएम लोगों का दरबार सजाना है, उनको प्रवचन देने हैं, मौनी दाढ़ी वाले बाबा को। हमको प्रवचन नहीं सुनना है सर, हमको कार्य का निर्वाह करना है। हमने कार्य का निर्वाह किया है, हम परस्पर कार्य का निर्वाह कर रहे हैं। और हर सर सबसे बड़ी बात, सर निर्वाह कर लेते ना, कुछ एफआईआर भी करवा देते। लेकिन हाँ जो 17 लोग मारे गए उनकी एफआईआर भी करवा देते ना मानव जायसवाल जी, कार्य का निर्वाह हो जाता। एफआईआर करवा देते, कार्य का निर्वाह हो जाता। कुछ लोगों की गिरफ्तारी करवा देते, कार्य का निर्वाह हो जाता। ये किया क्या आपने? परस्पर कर रहे हैं सर। सुन लीजिए, पिछले 3 साल से जब से ये सरकार आई है ना बीजेपी की सेंट्रल वाली, इन्होंने अद्भुत तरीके से बंगाल की छवि को नष्ट करने सर मैं तो 3 दिन की बात कर रहा हूँ। 3 दिन में आपने कितनी गिरफ्तारी की? 3 दिन में आपने कितनी एफआईआर लिखाई? तीसरी बार सत्ता में आने के बाद ये बता दीजिए। 17 लोग मारे गए, कितनी एफआईआर लिखी गई, नंबर बता दीजिए। कितने गिरफ्तार हुए, नंबर बता दीजिए। ममता बनर्जी एज सीएम विदिन 36 आवर्स आपको रिपोर्ट्स मिलेंगे और मैं उम्मीद करूंगा कि आप सुचारू रूप से उसको भी दिखाएंगे। मैं उम्मीद करूंगा कि जो नूपुर जी बोल के गई ना माचिस वाली बात, वो शमशान जिस तरीके से भव्य तरीके से दिख रहा है पूरे हिंदुस्तान में, शमशान कब्रिस्तान का तांडव दिख रहा है। सर मैं क्या पूछ रहा हूँ, जवाब क्या दे रहे हैं मानव जी? आप मुझसे बहुत विद्वान हैं, आप एक सत्ताधारी पार्टी के प्रवक्ता है, मैं तो एक छोटा सा पत्रकार हूँ। ये जवाब दे दीजिए कि तीसरी बार की मुख्यमंत्री ने 3 दिन की हुई राजनीतिक हिंसा पर कितने लोगों की गिरफ्तारी की, सिर्फ इसका जवाब दे दीजिए।
अरे सर यही तो मैं बोल रहा हूँ, भूताहा लोग आ गए सर, सीसीटीवी फुटेज नहीं मिल रहा है, पुलिस तो चरमराई हुई थी, इनको तो इलेक्शन कमीशन को तो खाली इलेक्शन करना था, उनको नतमस्तक हो गए थे किसी एक जन के प्रति। गजब है मानव जायसवाल जी, गजब है, क्या तर्क देते हैं। अरे सर कुछ फुटेज मुझसे ले लेना, लोग मुझको ट्वीट करते हैं वहां से, सीधे प्रेम शुक्ला जी के पास चलूंगा। मानव जायसवाल जी का तर्क गले उतर रहा है प्रेम शुक्ला जी। जी देखिए, संविधान के विषय पर संविधान विशेषज्ञों से वार्ता तो की जा सकती है, लेकिन कोई अज्ञान पर आमादा हो तो उससे कैसे वार्ता की जाएगी। ऐसी स्थिति में एक मुहावरा बड़ा प्रख्यात है जो मैंने प्राथमिक विद्यालय में पढ़ा था, भैंस के आगे बीन बजाओ भैंस बैठ पड़ रहा है। अब संविधान पर चर्चा करें, संवैधानिक स्थिति पर चर्चा होगी। संवैधानिक स्थिति के संदर्भ में आदरणीय हमारे संविधान विशेषज्ञ जो यहाँ पर, भाई बीच में ना बोले जरा कृपा करके, मैं आपके बीच में नहीं बोल रहा था, धैर्य रखें कृपा करके, आप भैंसों की तरह रेंकने का काम ना करें, आराम से शांति अच्छे से बहस की। देखिए दीपक जी, मुद्दे की बात है, दीपक जी मुद्दे की बात ये है कि भाई भैंस के आगे का शब्द मैं नहीं बोलना चाहता। आप समझ रहे हैं रेखना तो ठीक है, तो आप रेखना बंद कीजिए। आप समझ रहे हैं ना रेखने का कौन रेखता है, जानते हैं ना, इसका संज्ञान लेना पड़ा आपको, कौन रेखता है आप जानते हैं ना। आपको वर्तमान स्थिति में पता नहीं चल रहा है। उस पशु विशेष से आपका नाम नहीं जोड़ना चाहता था, आपने स्वयं जोड़ लिया। उड़ता हुआ बाण शरीर पर तो आपकी इच्छा, अरे उड़ते हुए आप अपने देह पर धारण करें तो मुद्दे की बात, दीपक जी मुद्दे की बात, मैं गंभीर बात करना चाहता हूँ, मैं गंभीर बात करना चाहता हूँ। गंभीर बात है सर, दिल्ली में अंबार लगा है लाशों का, गंभीर बात है। प्रेम जी बोलिए, सुन लीजिए उनकी बात। दीपक जी लोग मारे गए थे सर दिल्ली राइट्स में, गंभीर बात है। 25 लोग मारे गए थे यूपी राइट्स में, गंभीर बात है। 2020 23 लोग मारे गए थे 2019। विधि सम्मत नैतिकता से सम्मत रखने वाला जो आवश्यक वार्ता है वो करना चाहता हूँ, कृपया सुन लें, धैर्य से सुन लें। देखिए इस देश के सर्वोच्च न्यायालय ने सांप्रदायिकता के आधार पर वोट मांगने पर 12 विधायकों की सदस्यता रद्द करने का कार्य किया है। 90 के दशक में सर्वोच्च न्यायालय के विविध निर्णय है, कहे तो मैं सारे आपको उदाहरण भेज देता हूँ। 90 में स्थिति है 2020 में खत्म हो गया वो चीज। संप्रदाय विशेष का वोट मांगने का दुष्कर्म करने वाली एक नेता, और उसके बाद जो है वो लगातार धमकाती रहती है कि जैसे चुनाव खत्म होगा ये सब यहीं रहेंगे, फिर उसके बाद हमला होता है, उसी पार्टी के लोग हमला करते हैं। 80,000 से 1 लाख लोगों को जो है उन हमलों के बाद अपना मकान छोड़कर निर्वासित हो जाना पड़ता है। लोकतंत्र के लिए संवैधानिक रूप से ये शोकांतिका का पर्व है कि नहीं है। 14 हत्याएं आप कर देते 72 घंटे में, और उन हत्यारों का नेतृत्व किया जा रहा है बाकायदा। और जब संविधान सम्मत ढंग से संविधान के कस्टोडियन राज्यपाल महोदय कहते हैं कि आप निष्पक्ष रूप से इस हिंसा को रोकने का कार्य करें, तो जो दायित्व उनका है उसको छोड़कर वहीं पर अशिष्टता करते हुए, संवैधानिक अशिष्टता करते हुए मुख्यमंत्री महोदया कहती है कि मेरा दायित्व नहीं था, कार्यवाहक मुख्यमंत्री का दायित्व उनके पास नहीं था। और क्या वो चुनाव के दिन मुख्यमंत्री थी कि नहीं थी? संवैधानिक स्थिति उनकी क्या थी? वो मुख्यमंत्री थी कि नहीं थी? कार्यवाहक तो इलेक्शन कमीशन मान रहा था क्या मुख्यमंत्री का बात? अधिकार था कि नहीं था? कोविड में चाचा फेज जो लास्ट के थे उसको रोक नहीं सकता था। जब सत्तारूढ़ दल के लोग विरोधियों के घरों में आग लगा रहे थे, जब सत्तारूढ़ दल के लोग हत्याएं कर रहे थे, तो सत्ताधारी जो है ये कहना कि मेरा दायित्व नहीं है, उसने संविधान को नकारा, अपने शपथ को नकारा। ऐसे व्यक्ति को क्या संविधान सम्मत मुख्यमंत्री क्या? यह बड़ा प्रश्न है। इनको ज्ञान नहीं है, ये क्यों तर्क सम्मत बात कर रहा हूँ, मैं संविधान सम्मत बात कर रहा हूँ। ये लगातार रेख रहे हैं, पता है कि नहीं मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट कुछ क्या बोल रहे हैं, क्यों बोल रहे हैं, किस लिए बोल रहे हैं? अच्छा मैं दोनों को रोकता हूँ। मानव जी जोर से चिल्लाते हैं ना, आपकी आवाज आना बंद हो जाती है। मानव जी थोड़ा टीवी सीखिए, अब आपको बहुत दिन हो गए हैं। जब आप स्काइप पे चिल्लाना शुरू करते हैं ना, आपकी आवाज डिस्टॉर्ट होके आती है, आपकी आवाज दर्शकों को सुनाई नहीं देती है। सुन लीजिए मेरी बात। शताद्रु राय मेरे एक दर्शक कोलकाता से जुड़ गए हैं। राय साहब क्या कहेंगे बंगाल की इस राजनीतिक हिंसा पर, और कौन करवा रहा है ये सब, आपको क्या लगता है?
हम पिछले 30 मिनट से आप लोग का ये प्रोग्राम देख रहे थे कलकत्ता से। जैसे इधर प्रवक्तागण जो जैसे इधर बाग बिटंडा में मारपीट कर रहे हैं, ऐसे ही ये लोग का पार्टी का आदमी लोग रास्ता में अभी मारपीट कर रहे हैं। पिछले 34 साल से बाम का लेफ्ट फ्रंट के रूल में जो हम लोग देखे हुए थे, उसका हम लोग परिवर्तन के लिए बोले थे कि परिवर्तन करना है। बट ये क्या परिवर्तन हुआ है बंगाल में? हम लोग बंगाल का कल्चर बोलते हैं हर जगह में, बंगाल का हम लोग कल्चर के साथ एजुकेशन एकेडमिक्स के लिए हम लोग बोलते हैं, बट ये क्या कल्चर हुआ है? आज जब मुख्यमंत्री 10 साल के बाद, जब 2 टर्म के बाद जब तीसरा बार हैट्रिक किए हैं, उस दिन आज बीरभूम जिला में एक 25 उम्र की एक लड़की को गैंग रेप करके मार दिए गए। ये जो 1% जो लीडरशिप, जो 99% आम आदमी को जो कंट्रोल करते हैं, ये आदमी पिछले 8 जो फेजेस हुए हैं बंगाल में पिछले 3 महीनों से हम लोग सब जगह में देख रहे थे। ये भारतीय जनता पार्टी का स्टेट प्रेसिडेंट दिलीप जी ने हर जगह में हिंसा का वातावरण फैल रहे थे उसका स्पीच के माध्यम से। खेला हबे तृणमूल कांग्रेस को भी देख रहे थे। ये लोग का पॉलिटिकल आइडियोलॉजी नहीं था। ये कोई भी पॉलिटिकल जो आइडियोलॉजी होता है, जो उम्मीदवार आदमी लोग के पास जाते हैं कि डेवलपमेंट के बाद, ये डेवलपमेंट का बात हम लोग पिछले 8 फेजेस में हम लोग नहीं सुने हैं। सिर्फ खेला हवे मतलब क्या है? खेला हवे का अक्सर है कि मारपीट दंगाबाजी करना है, और उधर बोल रहे थे रगड़ के रख देंगे। एक भारतीय जनता पार्टी का जो प्रेसिडेंट था, आपने बहुत बड़ी बात बोली रॉय साहब, और इसी पर मैं शुरू करूंगा शांतनु जी से और सुनील चोपड़ा जी से ब्रेक के बाद।